नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सबों का मदरलैंड वॉइस इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज परिचर्चा भाग 2 का विषय है मीडिया की समस्याएं। इस समस्याओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रीमान अशोक कुमार नवरत्न जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन के और नामित सदस्य हैं भारतीय काउंसिल। तो जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार उपाध्याय जी। दूसरे अपने वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी अपने साथ चर्चा में विषय रखने के लिए उपलब्ध है। आज आप राष्ट्रीय महासचिव हैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के। आपका बहुत बहुत स्वागत है भंडारी जी। नमस्कार। अपने साथ डॉक्टर विपिन गौड़ हैं, आप सचिव हैं न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस परिचर्चा के लिए। अगले वरिष्ठ पत्रकार जो है श्रीमान अजय चौहान जी हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय पत्रकार संघ के। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है। आज कोरोना के इस संक्रमण काल में मीडिया जगत सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो भुक्तभोगी है। मीडिया कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। उनकी समस्याओं को देखने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अगर कुछ पत्रकार संगठनों की बात छोड़ दें तो कोई उनको नहीं दिख रहा है जो सामने आ रहा हो। सरकार तो पता नहीं कब से उदासीन है मीडिया कर्मियों को लेकर, और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये भी है कि पत्रकार को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस परिचर्चा का शुरुआत मैं श्रीमान अशोक कुमार नवरत्न जी से करना चाहूंगा। नवरत्न जी, समस्या ये है कि आखिर पत्रकार है कौन? अगर सरकार कुछ मदद भी करना चाहे तो कौन पत्रकार है जिसको मदद करे? क्योंकि एक्रेडिटेड पत्रकार जो है वो तो 8-10% से ज्यादा नहीं है। बाकी पत्रकारों का क्या होगा? उपाध्याय जी, इस समस्या का एकमात्र समाधान जो हमारे समाचार पत्र हैं उनके संपादकों से प्रमाणीकरण कराया जाए तो उनके कौन पत्रकार हैं। पत्रकारों की परिभाषा तो पत्रकार ही तय करेगा, कोई दूसरा थोड़ी तय कर सकता है। वही मानता पत्रकारों की बात, तो वो उसकी आपकी परसेंटेज से मैं सहमत हूँ, 8 या 10% ही होंगे। लेकिन फील्ड में रहने वाले पत्रकार काफी हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन तो संबंधित समाचार पत्र के संपादक गण ही कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न तो तब उठता है अशोक जी, जब इस कोरोना के संक्रमण काल में जो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, अब पत्रकारों को मदद करने के लिए अगर इनको आइडेंटिफाई किया जाए तो सरकार या जो भी संस्थाएं हैं वो कैसे पत्रकारों तक पहुंचे, कैसे उनको मदद पहुंचाना चाहे? उपाध्याय जी, बीमा कराने पे सरकार का बहुत पैसा खर्च नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि एक बीमा पर 5 लाख के बीमा पर 250 रुपए के करीब खर्च होता है। बहुत बड़ा अमाउंट खर्च नहीं होता। भाई आर्थिक सहायता की बात वो विषय जरूर गंभीर है, उस पर पैसा ज्यादा खर्च होगा। बीमा में बहुत बड़ा रकम खर्च नहीं होगी गवर्नमेंट की, क्योंकि सामूहिक बीमा जब सरकार कराएगी तो वो अमाउंट हमसे भी ज्यादा कम आएगा। जो मैंने आकलन 250 रुपए किया, मैं अलीगढ़ में स्थानीय पत्रकारों के जो मान्यता प्राप्त भी है और गैर मान्यता प्राप्त भी है, अपने पिताजी द्वारा स्थापित राजपथ धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से मैं सबके निःशुल्क बीमा करा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करीब 100 पत्रकारों को मैं बीमा की सहायता देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है अशोक जी के माध्यम से। तो बीमा अमाउंट कोई ज्यादा नहीं पड़ रहा। जी इस बीमा को लेकर एक बार मैं आपके पास फिर से आऊंगा अशोक जी। मैं इस बीच में अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भंडारी जी हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा बीमा को लेकर आपके संगठन ने, नरेंद्र भंडारी जी से मैं जानना चाहूंगा, बीमा को लेकर आपके संगठन ने एक घोषणा करी थी पिछले वर्ष, तो क्या घोषणा थी और उसमें क्या पत्रकारों को कुछ लाभ मिल पाया है? हम लोगों ने जो है सरकार को लेकर इसको लेकर काफी पत्र भी लिखे कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जो है पत्रकारों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लाए। और ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है इसको लेकर हम लोगों ने भी पत्र लिखे माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी। कोरोना काल चल रहा है और कोई इतने पत्रकार जो है फ्रंट वॉरियर्स हैं इस समय, कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उन सबका जो है बीमा होना चाहिए।
मेरा एक खुशी की बात है कि सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी जो घोषणा की है, मान्यता प्राप्त पत्रकार है या गैर मान्यता प्राप्त, उनका 10 लाख का जो बीमा उन्होंने घोषणा की है, 10 लाख का बीमा उनके लिए किया, जीवन बीमा। तो इस तरह से एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूँ कि भाई केंद्र सरकार भी, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो भी है, अपने जो है उनके यहाँ के जो पत्रकार सरकार के साथ नरेंद्र जी, मुझे जहां तक जानकारी है कि पिछले वर्ष एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसका घोषणा भी किया गया था। तो पत्रकारों के लिए जो बीमा की योजना आपके संगठन ने जो किया है, वो क्या योजना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोग तो जो है ना सामूहिक बीमा योजना जो है वो करने का हमारा विचार है कि सामूहिक बीमा करें, एक्सीडेंटल जो है एक्सीडेंटल, बहुत अच्छा, वो हमारा विचार है वो करने का, उसमें हम लोग लगे हुए जी। तो अब वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ सामूहिक बीमा का भी एक बात आ रहा है। इसी बीच में अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मैं एक बार अजय चौहान जी के पास चलूंगा और इनसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तो बीमा चलिए, वो तो भविष्य के लिए देखा जाएगा, और ऐसे संक्रमण काल में बीमा की योजना, जहां पे कोरोना फाइटर्स के साथ 1-1 करोड़ की बीमा की योजना सरकार द्वारा किया जा रहा है, वहां पे पत्रकारों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अजय चौहान जी, इसका उपाध्याय, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पत्रकारिता जगत में बड़े मीडिया हाउसेस का होल्ड करना, जो भी छोटे पत्रकार हैं या जिनको आपको उस पर रखा गया है कि भाई स्टिंगरशिप दे दी, आप लाइए और कराइए, तो उनका कोई भी हवाला सरकार को कोई भी बड़ा मीडिया हाउस देना नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर वो देना शुरू कर दें और मीडिया हाउस प्रयास करें उन लोगों को कि नहीं, आप हमारे जो स्टिंगर्स भी हैं उसका भी बीमा कराइए, क्योंकि न्यूज स्टिंगर्स आगे देता है और उसमें कह दिया जाता है कि ब्यूरो की रिपोर्ट, तो उस चीज को अगर ध्यान रखेंगे, सारी सुविधाएं जो पत्रकार को मिलनी चाहिए सरकार को, वो सभी मिलेंगी, लेकिन मीडिया हाउस उन लोगों का हवाला नहीं देना चाहते, जो सिर्फ उनके पैक्ट लोग हैं, जो अंदर ही है सारे, उन्हीं का, उनके अलावा कोई हवाला नहीं देना चाहते। जी, बहुत अच्छा। तो मैं ये चाहूंगा कि मीडिया हाउसेस को भी प्रायोरिटाइज किया जाए। बिल्कुल। अब ये चूंकि अभी बीमा की बात हो रही थी, तो बीमा देने में बहुत सारी कठिनाई आ रही है संगठनों के माध्यम से भी, और इसमें कुछ संगठन तो प्रयास कर रहे हैं, जिसमें संगठन है जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मेन समस्या है कि पत्रकारों को आइडेंटिफाई करके, और सरकार अगर बीमा कराना चाहे, ऐसे सरकार चाह तो नहीं रही है, लेकिन बीमा कराना चाहे तो कैसे कराए, इस बात को लेकर एक बार डॉक्टर विपिन गौर जी से बात करेंगे कि गौर साहब, कैसे आप देखते हैं पत्रकारों का बीमा? तो ठीक है, बीमा अभी जो जैसा स्थिति चल रहा है तो बीमा होना आवश्यक है, लेकिन सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, उससे पत्रकार क्यों वंचित रह जाते हैं? पत्रकारों तक क्यों नहीं ये सब सुविधाएं पहुंच पाती है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है कि हम पत्रकार जो है, हमारे अंदर यूनिटी की बहुत कमी है, हम यूनिटी में बहुत कम रहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि सरकार की जो सुविधाएं और कम्युनिटीज को मिलती हैं वो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज, अगर हम बीमा की बात कर रहे हैं तो बीमा कोई बहुत बड़ी रकम का नहीं होता है। हमने अभी 2017 में 2018 में अपने तकरीबन 1200 से 1500 जो हमारे मेंबर्स हैं, जो फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं, उनका हमने एक इंश्योरेंस किया था, ग्रुप इंश्योरेंस। उसकी कॉस्ट टोटल हमें तकरीबन 12,000 रुपए आई थी। 1200 लोगों की कॉस्ट 12,000 आई थी, जिसमें की 10 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस था। उस ग्रुप इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को ही जो है कि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा अगर उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। उसमें सिस्टम ये था कि किसी की अगर किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख मिलेगा। उसके बाद किसी के साथ अगर कोई दोबारा कोई हादसा हो जाए, उसका हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, ऐसी कोई भी मतलब उसके साथ परिस्थिति बन जाए, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फायदे जो है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए गए थे। ये इंश्योरेंस जो हमने करवाया था, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमने करवाया था। और मैं चाहता हूँ पहली बात तो ऐसी दुर्घटना कोई हो ही ना पत्रकारों के साथ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ मारपीट और उनकी मृत्यु कर देना, जो बड़े बड़े माफिया है, काफी ये समस्या आ रही है। सबसे पहली तो ये है कि पत्रकार मरे ही क्यों, पत्रकार के ऊपर कोई भी हमला हो क्यों हो।
हमें इसको रोकने की जरूरत है। मैं खुद कई बार माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुका हूँ, कांग्रेस सरकार में भी लिखा, इस सरकार में भी लेटर लिख चुका हूँ। इवन हमने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करी तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल सिटीजन एक्ट के अंडर ही पत्रकार भी आते हैं, वही एक्ट जो है पत्रकारों के लिए भी है, तो उसी तरीके से हम पत्रकारों के लिए भी कानूनी व्यवस्था करते हैं। लेकिन विपिन जी प्रश्न तो ये उठता है कि नॉर्मल लोगों को जो सुरक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो कानूनी कार्रवाई करी जाती है, हाँ, लेकिन पत्रकारों की स्थिति भिन्न है। पत्रकार अकेले एक ऐसा सेनानी है जो बिना शस्त्र का मैदान में उतर जाता है, तो उसकी समस्याएं ज्यादा गंभीर है जी। अब उसकी समस्या ज्यादा गंभीर है। अब पत्रकारों की सुरक्षा से लेकर एक बार मैं अशोक नवरत्न जी के पास चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि पत्रकार असुरक्षित क्यों है और उसके सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अशोक जी। पत्रकारों की असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण हम पत्रकार स्वयं हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की टांग जो खींचती है ना, वो बहुत गलत है जी। सही बात है। और अभी गौड़ साहब ने जो कहा था जी, बीमा कोई बहुत बड़ी रकम का नहीं होता, इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लगभग 5,000 पत्रकारों का बीमा 50,000 रुपए में हो जाएगा जी जी जी, उससे भी कम में काफी अच्छे लाभ मिल जाएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे पैकेज मिल जाएंगे। जी जी जी। अब हम सरकार से डिमांड ना करके हमारे संगठन स्वयं। जी अशोक जी, एक प्रश्न जो उठता है वो प्रश्न उठता है कि पत्रकार जो है बड़े असुरक्षित महसूस करते हैं, और अभी हाल में कई ऐसी घटनाएं आ गई हैं जहाँ पे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट हो रही है, पत्रकारों के एक्सीडेंट का बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। ये तो संयोग है कि पिछले कुछ महीनों में मृत्यु की बात नहीं आई है, लेकिन अन्यथा पहले पत्रकारों की मृत्यु की बहुत सारी घटनाएं आते रहती थी। तो ये जो है इसको कैसे रोका जाए? मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। प्रथम प्रेस आयोग ने एक संशोधन की थी। जब प्रथम प्रेस आयोग बना था तो उसने एक संशोधन की थी कि पत्रकारों को लोक सेवक का दर्जा दिया जाए। उसी संशोधन के आधार पर प्रेस काउंसिल का गठन हुआ था। जब सरकार ने उसकी आंशिक संशोधनियां मान ली तो उस एक धारा को क्यों नहीं मान रहे? वो उस धारा के माध्यम ही पत्रकारों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। जी 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 जी। अभी जैसा गौर साहब ने एक प्रश्न बड़ा ही एक प्रश्न उठाया था कि पत्रकार आपस में एक है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि जब तक पत्रकारों के बीच एकता नहीं होगी तब तक कोई भी सुविधा नहीं लिया जा सकता या प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है। इस प्रश्न को लेकर एक बार हम नरेंद्र भंडारी जी के पास चलते हैं। जी नरेंद्र भंडारी जी के पास चलते हैं ये प्रश्न लेकर कि पत्रकारों में एकता क्यों नहीं है और एकता कैसे सुनिश्चित कराई जाए। संजय जी, ये सवाल तो जब से मीडिया जगत बना तब से सवाल जो है लगातार उठाए जाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने भी किया, लास्ट ईयर 16 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना किया था पत्रकारों की मांगों को लेकर। उसमें हालांकि काफी संगठन जुड़े थे। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि सारे, जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून की बात है, अशोक नवरत्न जी ने भी एक नई चीज हम लोगों के सामने रखी, विपिन गौर जी ने भी इस बारे में बताया और अजय चौहान जी ने भी बताया। ये सारे जितने संगठन है ये सबकी डिमांड है। ये पत्रकार सुरक्षा कानून सबकी डिमांड है, ये होनी चाहिए। लेकिन सबकी डिमांड क्या होती है कि अलग अलग तरीके से उठाई जाती है। कोई यहाँ से उठा रहा है, कोई कहाँ से उठा रहा है, और अलग अलग पत्र जा रहे हैं। तो क्यों नहीं एकजुट होकर कोई आवाज उठाता? इसको लेकर जो कोई ना एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए देश में। अभी चूंकि कोरोना वायरस का काल चल रहा है, अभी तो हम लोग कुछ ऐसा कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते, लेकिन जब ये संक्रमण का काल खत्म हो जाएगा उसके बाद जो एक बड़े एक व्यूह एक रणनीति के तहत है, एक बड़े सारे पूरे संगठनों को एक तो डिमांडों को लेकर जो एकजुट होना ही पड़ेगा पूरी कंट्री के, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अदरवाइज कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी की हो, कोई पत्रकारों की आवाज सुनकर राजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी प्रश्न को थोड़ा आगे हम ले चलते हैं। अजय चौहान जी से पहले जान लेते हैं, फिर विपिन गौड़ जी के पास आएंगे। अजय चौहान जी से जानना चाहेंगे कि पत्रकारों की एकता को लेकर जो प्रश्न उठाए जाते हैं, कहे जाते हैं कि पत्रकारों को इकट्ठा करना उतना ही कठिन है जितना मेढकों को एक तराजू पे लाना। क्यों है ये? क्या वैचारिक मतभेदता के चलते हैं या अपना कुछ ईगो का प्रॉब्लम है जिसके चलते होता है? क्यों होता है? पहले तो उस रूट पे हमें जाना चाहिए। तो जी अजय चौहान जी। यही कहा आपने उपाध्याय साहब
कि इसमें दोनों ही चीजें आड़े आती हैं। एक तो अपनी संप्रभुता बनाने का, दूसरा अपना स्वाभिमान, ये दोनों ही चीजें आड़े आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक नहीं हो पाते। जबकि अगर हम सर्वसम्मति को लेके चले तो शायद हम सारे संगठन एक होकर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक बार सन 18 में, जून 19 में मैंने ज्ञापन दिया था, एक आंदोलन भी किया था लखनऊ योगी जी के और पत्रकारिता सुरक्षा कानून लगाने के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे, पत्रकारों के मर्डर हो रहे थे। तब मैंने खुद ज्ञापन दिया था और खुद पूरा वहाँ पे आंदोलन किया था और योगी जी को ज्ञापन दे के आया था पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू किया जाए। उसके कुछ ही दिन बाद डीजीपी साहब ने एक दे दिया कि भाई पत्रकारों से कोई छेड़छाड़ न करे, इसके अलावा कोई और सुरक्षा कानून तो और भी नीतियां हैं उनको अप्लाई नहीं किया गया। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब पत्रकार संगठन एक साथ होकर बैठे और सारे लोग अपने मतभेद भुला के और एक होके लड़े तो शायद हम लोग अपने मकसद में काम हो सकते हैं। बिल्कुल, अजय चौहान जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अपने जितने भी मतभेद है, ऐसे तो पत्रकारों के बीच में कोई मतभेद है नहीं, मनभेद भी नहीं है, लेकिन विचारों की थोड़ी सी भिन्नता है। उस विचारों को छोड़ने के बाद, क्योंकि समस्याएं एक ही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए या सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने के लिए ये आवश्यक है कि हर एक संगठन एक साथ आ जाए। ऐसा मत हर एक, अभी जो भी अपने इस परिचर्चा में जो बात उभर कर आई है, यही आई है कि सब एक चैनल पे है। अब बात चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं और विपिन गौर जी के पास चलते हैं। संजय जी, अखबार इंडस्ट्री के दो बड़े महारथी आज हमारे बीच में हैं, अशोक नवरत्न जी और डॉक्टर विपिन गौर जी, अखबार इंडस्ट्री के। इस समय कोरोना काल जो चल रहा है, हजारों अखबार मैगजीन्स जो है बंद हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएंगे वास्तविकता क्या है, ये दोनों बता सकते हैं। यही प्रश्न मैं लेकर विपिन जी के पास आ रहा हूँ कि अभी जो जितने भी छोटे या मध्यम उसको वर्ग कहें, वर्ग के जितने भी पत्रकार संगठन हैं, उनमें बहुत तरह की समस्याओं के साथ एक सबसे प्रमुख समस्या यही आ रही है कि ये इनका कैसे भरण पोषण होगा, कैसे चलेगा। न्यूज़पेपर के साथ खासकर ऐसा है कि न्यूज़पेपर प्रिंट कब होगा, कैसे होगा, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका क्या होगा, इन सब समस्याओं को आप कैसे देखते हैं विपिन जी? देखिए, मैं खुद एक समाचार पत्र निकालता हूं और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से समाचार पत्र निकालना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि अगर हम निकाल भी रहे समाचार पत्र तो हम भेजेंगे कहाँ? क्योंकि न्यूज़पेपर जो है कई लोगों के हाथों से होके जाता है और उसमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब समस्या ये है कि तकरीबन हमारे पास जो इंटरनल रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो तकरीबन 12 से 13 हजार न्यूज़पेपर रेगुलर निकलते हैं। वैसे संख्या तो 1,30,000 से ज्यादा, मगर 12 से 13 हजार वो हैं जो रेगुलर निकलते हैं और बिना रुकावट के निकलते हैं। उनको बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जिनमें बड़े हाउसेस को निकालते हैं तो जो छोटे हाउसेस हैं, जैसे जी मेरी बात तो हो रही थी बड़े हाउसेस से भी, वहां पे भी बहुत सारे उन्होंने अपना बहुत कम कर दिया है, सर्कुलेशन भी कम कर दिया है, प्रोडक्शन भी कम कर दिया है। जी सर्कुलेशन तो सबका एक मान के चलिए, सर्कुलेशन सबका 0 हो गया है। समस्या यहाँ पर है कि कितने लोगों को उन्होंने अपने निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया है कि आप एक हमें लीव लिख के दीजिए, जबरदस्ती उन्होंने लीव लिखवाई है कि हम लोग जो है अनपेड लीव पे जा रहे हैं, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, देखिए उनके पास कमी नहीं है। आप भी जानते हैं जितने भी बड़े ग्रुप हैं सबके पास किसी न किसी सरकार से किसी ना किसी तरीके से उनके पास एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी तरह पैसा पहुंचता है, तो वो लोग इस चीज को आसानी से संभाल सकते हैं। मगर समस्या उनकी है जो मीडियम और जो स्मॉल स्केल पे पेपर का प्रकाशन करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उनके पास छोटे से छोटा एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया होगा। उनके पास 500, 1000, 2000 का एडवर्टीजमेंट आता है तो ही वो पेपर निकाल पाते हैं, तो ही वो अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं। पर इस समय सरकार को कम से कम एक जो पहले नीति थी जिसमें कि राज्य सरकारों को
पुलिस छूट दी जाती थी कि किसी भी एक समाचार पत्र को जिसको वो जानते हैं रेगुलर निकलता है उसको 70,000 तक के एडवर्टीजमेंट देने की अथॉरिटी होती थी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी राज्य सरकारों से ये अथॉरिटियां बंद करवा ली। उत्तराखंड सरकार में है, मध्य प्रदेश में है, कुछ राज्यों है अभी भी। तो इस तरीके की कोई नीति लानी चाहिए कि जो भी छोटे स्केल या स्मॉल स्केल के न्यूज़पेपर है, मीडियम स्मॉल स्केल के न्यूज़पेपर्स हैं, उन लोगों को नहीं भी सही महीने का, मैं 70,000 की बात नहीं करता हूं, मैं बोलता हूँ महीने का 2 से 3,000 रुपए का जो एक एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, उन समाचार पत्रों को देना चाहिए। कम से कम उनका जो न्यूज़पेपर है वो रूटीन पे आए। जी जी जी, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा सुझाव आपका है। अब क्योंकि हम अब इस परिचर्चा के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और अपने पास अभी 5 मिनट का और वक्त है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग अपने संगठन के माध्यम से या एज ए वरिष्ठ पत्रकार होने के माध्यम से के नाते आप जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है और सरकार से आप क्या चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक नवरत्न जी, आपका सरकार को क्या कहना है और पत्रकार बंधुओं से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें पत्रकारों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कोई बीमा की घोषणा करे और छोटे व मझोले अखबारों के लिए कोई एक निश्चित धनराशि के विज्ञापन महीने में देने की व्यवस्था करें, जिससे ये अखबार जिंदे रह सके। अब इन्हीं प्रश्न को लेकर एक बार भंडारी जी के पास ज्यादा नहीं है। जी जी जी, भंडारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जरा बताएं कि क्या सरकार से आपका क्या मांगना है और आप पत्रकार बंधुओं को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको इस संक्रमण काल में? संजय जी, अभी तो अशोक नवरत्न जी और डॉक्टर विपिन गौर जी ने बताया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर वालों जी, सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई बड़ी घोषणा करे, राहत पैकेज की घोषणा करे। स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के लिए कुछ ना कुछ जो है उनके लिए अलग से जो है विज्ञापन मिलना चाहिए। उनके लिए बड़े अखबार वालों को विज्ञापन आने के रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं बड़े अखबार वालों के लिए, और जो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर है उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। डिजिटल मीडिया के लिए उसको कोई घोषणा करे, कोई ना कोई राहत पैकेज जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए। हम लोग जो है चाहे वो केंद्र सरकार करे चाहे वो राज्य सरकार करे, पर कोई ना कोई राहत पैकेज, कुछ ना कोई ऐसी घोषणा होनी चाहिए, मेरा अपना है मानना। हाँ, अजय चौहान जी के पास चलूंगा और मैं इसके साथ एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये भी बताएं कि पत्रकारों की एकजुटता के लिए पत्रकारों को क्या करना चाहिए? अजय चौहान जी, तो ये मानना है कि सबसे पहले DABP ने जो गाइडलाइन बना दी है, अपना एक संकुचित दायरा कर दिया है, बिल्कुल उसमें सरकारों को काम है, सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाए हम सारे मिलकर। लोग छोटे न्यूज़पेपर नहीं है, उनको भी सही एडवर्टीजमेंट देना चाहिए, और एडवर्टीजमेंट का पूरा वो दायरे में लाए, जो कि हटा दिए उन्होंने। दूसरा आपने पूछा कि संगठित करने का, हम सबको, जैसे आज आपने हम लोगों को एक मीटिंग में बुलाया, ऐसे हम सारे संगठन मिलकर जब तक एक नहीं करेंगे, एकजुट होकर मीटिंगें करें, आपस के विचारों को समन्वय करें, आपस के विचारों का, उसके बाद हम सरकारों पे दबाव बना सकते हैं। अकेले हम कोई दबाव नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आखिरी में एक बार विपिन गौर जी के पास चलेंगे। ये विपिन गौर जी से इसी प्रश्न को लेकर चलेंगे और साथ में एक और मैं जोड़ दूंगा कि आप स्मॉल और मीडियम लेवल के जो पत्रकार हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको अभी क्या प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, इस विषय को, इसको आप थोड़ा सा बताएं। विपिन गौर जी। देखिए, मैं DABP या और जो एडवर्टीजमेंट वाली जो एजेंसी है सरकार की, उनको लेके कुछ नहीं बोलता, बस ये चाहता हूँ कि सरकार हर मंत्रालय की तरफ से रेगुलर न्यूज़पेपर जो निकलते हैं, जो रेगुलर पहुंचते हैं मंत्रालयों में, उनकी एक नीति ऐसी बनाए कि उनको हर महीने छोटा सा अमाउंट आप तय कर दीजिए, उस अमाउंट का विज्ञापन उनको मिलना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा, कोई भी राज्य हो, और केंद्र सरकार की तरफ से अलग से, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल जी हैं तब से एडवर्टीजमेंट मिलने बंद हो गए हैं। DABP में एक बड़ा रूल एक नया लेके आ गया, आपके पास GST नंबर तो ही आपको पैसे रिलीज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। खुद के करीबन 27,000 और GST अलग अलग 2-3 काम है, सबको GST नंबर आएगा, व्यय करना पड़ रहा है। तो और मेन चीज ये है, पत्रकारों को एक साथ लाने के लिए सरकार तो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर पत्रकार एक साथ आ गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पत्रकार संगठन या पत्रकार एक साथ हो, एक यूनिटी में हो।
तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जैसे हमने कुछ समय पहले एक मीटिंग भी करी थी IMA में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में। हमने कई सारे पत्रकार संगठनों को बुला के वहां पर एक मीटिंग करी थी कि हम लोग मिल के ज्वाइंट वेंचर में, कोई संस्था अलग से कॉन्फिडेंशियल वगैरह नहीं बनाना है, हमें एक काम करना है, हमें कोई भी पत्रकारों के हित के लिए काम कर रहे हैं उसको मिल के ज्वाइंट वेंचर में बनाए हमारी सरकारों। और हमें ये नहीं कि हाँ, क्योंकि कन्फेडरेशन बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं जनरल सेक्रेटरी बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, तो हमें जो है वहां पर ये सब बहुत सारे बन गए हैं। जी तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना है, क्योंकि हम पत्रकारों के हित के लिए काम कर रहे हैं। जी, अपरिचर्चा के इस भाग में, इस अंक में हम लोगों ने ये बात तो समझ लिया कि पत्रकारों के बीच एकता नहीं होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि पत्रकार, हर एक पत्रकार, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मझौले किस्म के हो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तभी उनके समस्याओं का समाधान भी हो सकता है और सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ सकता है। और इसी विश्वास के साथ कि जितने पत्रकार संगठन है सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और एक साथ आवाज उठाएंगे, और पत्रकार बिरादरी, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, वो अपनी मजबूती के साथ एक साथ आएगा और पत्रकारों का कल्याण हो पाएगा। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर मदरलैंड वॉइस पे हमेशा हम आते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे अगले कार्यक्रम में जब भी आपको अपने समय दिया या समय देंगे, उसके लिए हम आभारी होंगे। और आज इस समय को देने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पे परिचर्चा के लिए आप सबों ने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय भारत।